फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट है पाचक ग्रंथियाँ, जिसके अंतर्गत हम पाचन ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। पाचन ग्रंथियाँ वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लार ग्रंथियाँ, सेकंड है अग्नाशय ग्रंथि और थर्ड है यकृत ग्रंथि। इसके अलावा हम जठर ग्रंथि और आंतरीय ग्रंथि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जठर ग्रंथि एवं आंतरीय, आंत में जो पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां वो 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 है जो जीभ के नीचे पाई जाती है, उसको अपने बोलते हैं अधोजीवा, सबलिंगुअल, जबड़े के नीचे पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं अधोजंभ, सब मैक्सिलरी या इसको सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। और थर्ड है जो कान के नीचे पाई जाती है, कान के नीचे खुलती हैं, कर्णपूरक या जिनको अपने बोलते हैं पैराटिड। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैराटिड या कर्णपूरक। ये जो लार की अगर मात्रा की बात अगर हम देखें कि एक दिन के अंदर इसकी कितनी मात्रा है वो स्रावित होती है, तो उसकी मात्रा लगभग 1 से 1.5 लीटर होती है। बात करें इसकी पीएच की मान, पीएच कितना होता है, तो लार की जो पीएच है वो हल्का अम्लीय होता है। इसकी पीएच अपने को 6.3 से 6.8 मिलती है। बात करें कि अब इस लार के अंदर अन्य कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं या कौन कौन से इसके संघटक हैं, तो लार के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम की अगर बात करें तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज या एमिलेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, इसके संगठन के अंदर अगर हम बात करें तो 99% इसके अंदर होता है जल। एंजाइम्स के अलावा अगर इसमें थोड़ी देर बात करें तो क्या होते हैं, इसके अंदर इसमें श्लेष्मा पाया जाता है। इसके अंदर और देखें तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने ये जो एंजाइम है इनका कार्य क्या है, भोजन का पाचन करना। टाइलिन और एमाइलेज ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करते हैं, और जो लाइसोजाइम है ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। ये जो लार ग्रंथियां होती है इनके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? जैसा कि हम अपने जानते हैं कि मस्तिष्क के अपने 3 पार्ट होते हैं, CNS, PNS और ANS, यानी लास्ट वाला स्वायत्तंत्रिका तंत्र। जो लार ग्रंथि के ऊपर जो नियंत्रण का काम करने वाला जो पार्ट होता है वो है अपना ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्तंत्रिका तंत्र। इस स्वायत्तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं 2 तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक, जिनको प्राणुकंपी बोलते हैं, और दूसरी सिंपैथेटिक, जिनको हम अनुकंपी बोलते हैं। अनुकंपी
प्राणुकंपी वो लार के जो स्त्राव को है वो प्रेरित करने का काम करती है या उसके सेक्रेशन में क्या करती है, सहायता करती है, वृद्धि करती है। वहीं पर ये जो अनुकंपी है इसके लार रस को क्या करती है, उसका संदमन करती है या उसके स्त्राव को क्या करती है, कम करती है। तो अपनी ये लार ग्रंथि यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, अधोजीवा, अधोजम, कर्णपुर। लार की अगर मात्रा देखें 1.5 लीटर होती है। इसके पीएच की बात करें तो वो होती है हल्का जो अम्लीय होता है 6.3 से लेकर 6.8 तक इसकी पीएच का मान होता है। संगठक की बात करें, लार में ऐसे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लार के अंदर 99% जल होता है। इसके अलावा एंजाइम होते हैं और एंजाइमों के अगर अपन बात करें तो वो है अपने टाइलेज, एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम। और इसके अलावा श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम के इनके बाइकार्बोनेट आयन्स है वो पाए जाते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण की अगर बात करें तो तंत्रिक मस्तिष्क का एएनएस पार्ट है वो करता है। इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक प्राणुकंपी होती है, एक अनुकंपी होती है। प्राणुकंपी है वो स्त्राव को बढ़ाने का काम करती है और से अनुकंपी या सिंपैथेटिक है वो इसके स्त्राव का संदमन करती है, उसको कम करने का काम में करती है। नेक्स्ट अपने पास में जो पाचक ग्रंथि आती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की अगर हम बात करें, वैसे भी हम जानते हैं कि ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो अपने स्त्राव को, अपने सेक्रेट को क्या है कि मतलब कि ब्लड के अंदर छोड़ती है, उसके बाद लक्ष्य अंगों तक वो पहुंचता है। या उनको हम अन्य नाम से जाने तो अंतःस्रावी को हम डक्टलेस या नलिका विहीन ग्रंथियां उनको बोलते हैं। और सेकंड जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने एक्सोक्राइन होती है, बहिस्रावित होती है, वो अपना जो स्त्राव नलिका के माध्यम से वो लक्ष्य अंगों तक वो छोड़ती है। तो अपने पास में जो अग्नाशय जो ग्रंथि है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। शरीर की सबसे दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसके अंदर अगर हम बात करें अग्नाशय के अंदर तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं वो एक होती है अपने एसिनाइल कोशिका जो कि एक तरह से अपने एक्सोक्राइन का काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, यानी कि ये पाचक रस है उसका स्त्राव करती है। सेकेंड अपने पास में है लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं, इन लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं का जो समूह मिलता है इसमें भी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वो अपने एक अल्फा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका। सेकंड अपने होती है उसमें बीटा कोशिका और थर्ड होती है अपने डेल्टा या गामा कोशिका। जो अल्फा जो कोशिका है उसके द्वारा ग्लूकागोन नामक हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्राव होता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्त्राव होता है। और रही बात अपने थर्ड की गामा या डेल्टा का, तो उसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन गैस्ट्रिन आदि हार्मोन्स का स्त्राव करती है। ग्लूकागोन है वो ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन है वो शर्करा की मात्रा को कम करने का काम करता है। और सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन जो हार्मोन है इनके ऊपर नियंत्रण का कार्य करता है। डायग्राम में अगर हम देखें तो अपनी ये अग्नाशय ग्रंथि है। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो इस ग्रहणी भाग के अंदर पाई जाती है, जो कि अग्नाशय वाहिनी के द्वारा अग्नाशय रस को लेकर और इस पित्त वाहिनी से मिलकर, यानी यूँ कहे कि दोनों जब मिल जाती है तो अग्नाशय पित्त वाहिनी के रूप में कहाँ खुलती है, ये ग्रहणी भाग में खुलती है।
इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट जो अपनी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। ये जो यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यकृत है वो दो पालिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होती है दाईं यकृत पाली, दूसरी होती है बाईं यकृत पाली। इसके अलावा दो अन्य पालियां भी पाई जाती हैं जिनको अपने क्वाड्रेट और कोडेट के नाम से जानते हैं। तो यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और 4 पालियां इसमें पाई जाती हैं। और इसके अगर अपने स्थिति देखें मानव शरीर के अंदर, तो जो डायफ्राम होता है उसके दाईं ओर नीचे पड़ी रहती हैं। यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें, जो दाईं जो यकृत पाली है, इस दाईं यकृत पाली के अंदर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है और इस थैलेनुमा संरचना को हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। यकृत है उसके द्वारा पितरस का स्राव होता है और इस पितरस का जो संचय है या संग्रह है वो कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। पितरस में जैसे हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। पितरस के अंदर पित्त वर्णक पाए जाते हैं, पित्त लवण पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्टेरॉल, लेसिथिन भी इसमें पाया जाता है, लेसिथिन ये इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो दो बड़ी पालियां हैं, एक दाईं यकृत पाली, एक बाईं यकृत पाली। दाईं यकृत पाली और बाईं यकृत पाली से दोनों यकृत वाहिनियां मिलके एक मुख्य यकृत वाहिनी बनाती है, जो कि इस पित्ताशय की नली से या योग है कि पित्त वाहिनी से मिलकर मुख्य पित्त वाहिनी के रूप में ग्रहणी भाग में खुलती है। और इस ग्रहणी भाग के अंदर ओडी की अवरोधिनी पाई जाती है, जो कि यहाँ जो उपस्थित ये जो छिद्र है, इस छिद्र के ऊपर नियंत्रण का कार्य करती है। ये जो यकृत है, यकृत की जो कार्यात्मक इकाई बोले या जो फंक्शनल जो यूनिट है वो यकृत पाली होती है। क्या होती है? यकृत पाली होती है। यकृत की कोशिकाओं के बीच बीच के अंदर कुछ खाली जगह पाए जाते हैं जिनको अंतरावकाश बोलते हैं। इन अंतरावकाशों के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम कुफुर कोशिकाएं कहते हैं। कुफुर कोशिकाएं, इन कुफुर कोशिकाओं को हम महाभक्षाणु भी कहते हैं। कुफुर कोशिकाओं को महाभक्षाणु भी कहते हैं। इन कुफुर कोशिकाओं का जो कार्य है या जो महाभक्षाणु का जो कार्य है, जीवाणुओं को नष्ट करना। इसके अलावा जो रक्त कणिकाएं आरपी जो जीर्ण शीर्ण बोलेंगे, क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई जो आरबीसीज है उनको नष्ट करना इनका प्रमुख कार्य है। इन पालियों से यकृत धमनी,
यकृत निवाहिका शिरा और पित्त वाहिनी। कौन कौन सी? यकृत धमनी, यकृत निवाहिका शिरा और पित्त वाहिनी, ये तीनों मिलकर यकृत निवाहिका तंत्र का निर्माण भी करती है। हम अपने यकृत के कार्य देखते हैं। कार्य तो वैसे अपने को पता ही है। इसका जो पहला कार्य है वो है पित्त रस का स्राव। इस पित्त रस का स्राव जो अपने माध्यम होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, अभी अपने पढ़ा था कि इस पित्त रस के अंदर क्या होते हैं? इस पित्त रस के अंदर पित्त लवण भी होते हैं, पित्त वर्णक भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन एसेट्रा। ये जो पित्तवर्णक हैं ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें एक तो होता है बिलिरुबिन वर्णक और एक बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इन दोनों वर्णकों का जो कार्य है, इन दोनों वर्णकों का जो निर्माण है वो हीमोग्लोबिन में ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसके विघटन से इनका निर्माण होता है। तो पहला कार्य है पित्त रस का स्राव करना। और इस जो पित्त रस का काम के इस पित्त रस का कार्य है वसा का पायशीकरण करना, वसा का पाचन। इसके अलावा अगर हम अन्य इसके कार्य देखें तो ये जो यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं, इनके द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया भी होती है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है कि जब ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर ग्लूकोज है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत यकृत कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है। सेकेंड अपने देखें ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसके अंतर्गत क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। थर्ड है अपने पास में ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो वसा या जो एमिनो एसिड्स हैं इनको भी ग्लूकोज के अंदर वो कन्वर्ट किया जाता है यकृत कोशिकाओं के द्वारा। उस क्रिया को अपने बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो तीन क्रिया है अपने पास में, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज। सेकेंड है अपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। और थर्ड है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो कि वसा और अम्लों को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इसका कार्य देखें तो यकृत के अंदर, यकृत में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट अगर कार्य हम देखें तो इसके द्वारा हिपेरिन का निर्माण होता है
जो कि ब्लड को क्या है कि वाहिनियों के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर जमने नहीं देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ प्रोटीन है, जैसे कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका भी निर्माण होता है, जो कि चोट वगैरह लग जाती है तो रुधिर का जो थक्का बनता है उसमें भी क्या करता है, सहायता करता है। इसके अलावा यकृत का अन्य कार्य देखें, विटामिन ए है, उसका संश्लेषण करता है। विटामिन डी और विटामिन B12 इनका भी ये संचय का कार्य करता है। इसके अलावा अन्य अगर इसके कोई कार्य हैं तो वो एक और बच जाता है, वो ये है कि जो यकृत कोशिकाएं हैं, यकृत के अंदर जो यकृत कोशिकाएं हैं, इन यकृत कोशिकाओं के द्वारा जो भ्रूण होता है उस भ्रूण के अंदर आरबीसीज हैं, उनका निर्माण का एक कार्य करता है। जबकि हम देखते हैं कि वयस्क के अंदर, वयस्क अवस्था में जो यकृत कोशिकाओं में जो कुकुर सेल्स हमने देखे थे, वो क्या करती है, जो जीर्ण शीर्ण जो आरबीसीज होती हैं उनका क्या करती है, ये अपघटन वो करती है। तो ये अपना यकृत रहा था। यकृत की हमने संरचना देखी, उसमें कितनी पालियाँ मिलती हैं, दाईं बाईं क्वाड्रेट और कोऑर्डिनेट प्रकार की। उसके बाद में ये कहाँ खुलती हैं, उसके बाद में अपने देखा ये इस भाग में अपने ग्रहणी भाग में खुलती हैं और बॉडी की अवरोधनी के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। उसके पश्चात में हमने देखा कि इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेनली देखें तो कुकुर सेल्स होती है, जिनको मावक्षणु भी कहते हैं, जो कि जीवाणु को नष्ट करने का, और जो आरबीसीज होती हैं, जीर्ण शीर्ण मार्का अपघटित, उनका नष्ट करने का ये काम करती हैं। इसके बाद में हमने जो कार्य देखे हैं यकृत के, पित्रस का स्त्राव करता है। पित्रस एक पीले रंग का होता है, उसके अंदर पित्तवर्णक, पित्त लवण, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि होते हैं। पित्तवर्णक की बात करें तो पित्तवर्णक है वो दो होते हैं, एक बिलीवर्डिन होता है, बिलीरुबिन होता है। इन दोनों घटकों का जो निर्माण है, या इन दोनों वर्णकों का निर्माण है, वो आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन होता है उसके विघटन से होता है। उसके बाद में जब हमने नेक्स्ट जो कार्य देखा था, तो जो यकृत के अंदर जो अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है वो भी यहीं पर की होकर जाती है। हिपेरिन का स्त्राव होता है, जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता है। रक्त के थक्के से संबंधित फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इनका निर्माण करता है। यकृत कोशिकाएं हैं वो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसीज या रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है, जबकि वयस्क अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जो आरबीसीज हैं, जीर्ण शीर्ण जो आरबीसीज हैं, उनके अपघटन का कार्य है वो यकृत कोशिकाओं के द्वारा वो संपन्न होता है। इसके अलावा अपने दो और बची थी छोटी ग्रंथियां, एक तो जठर ग्रंथि थी। जठर ग्रंथि अपने को पता है कहाँ पाई जाती है, अमाशय के अंदर हमने पढ़ी थी। दो प्रकार की ग्रंथियां, एक जठर ग्रंथि, एक जठर निर्गम ग्रंथि। जठर निर्गम ग्रंथियां उनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है, और जठर जो ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा का स्त्राव होता है। उसके अंदर हमने ये देखे इन ग्रंथियों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही थी, एक मुख्य कोशिका या जाइमोजन सेल्स मिल रही थी, और सेकेंडली अपने ऑक्सीडेटिव कोशिका या अम्लजन कोशिका है वो मिल रही थी। तो इनके द्वारा है वो पाचक रस, और इनके द्वारा अपने जाइमोजन पाचक रस और ऑक्सीडेटिव के द्वारा अपने देख रहे हैं कि HCl का स्त्राव होता है, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है, जैसे जीवाणु को नष्ट करना, कठोर भागों को गलाना, जो pH है उसको कम करना, यानी कि अम्लीय जो माध्यम है वो इस HCl के कारण होता है। जठर का या योग है कि अमाशय का वहाँ की pH 1.3 से या 1.5 तक इतनी होती है। उसके पश्चात में लास्ट अपने आती है कौन सी, आंतरिक ग्रंथि। आंतरिक ग्रंथि के अंदर अपने देखते हैं कि इनके द्वारा जो रस स्त्राव होता है उसको अपने आंतरिक रस कहते हैं, और जो कि भोजन के पाचन के अंदर वो सहायता करता है। तो स्टूडेंट्स, अपना जो आज का जो पाचन तंत्र का जो सेकंड पार्ट चला था, पाचक ग्रंथियाँ, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो फिर आगे भोजन के अंतर्ग्रहण से, उसके पाचन से संबंधित है वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।